हेलो फ्रेंड्स, एस्केला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 यानी स्टेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 को लेकर कौन कौन सी व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा ये टॉपिक, स्टेट अंडर आर्टिकल 12। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन को लेके। देखिए, हम यहाँ स्टेट की जो बात कर रहे हैं, ये स्टेट का जो डिफिनीशन है या स्टेट के बारे में हम जो कुछ भी आज डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के पर्सपेक्टिव में है। यानी जो आर्टिकल 12 है, यहाँ से हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो शुरू होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है पार्ट 3 का जो प्रोविज़न है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है आपका, यानी आर्टिकल 12 से ही शुरुआत होती है। यहाँ आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के बारे में जानना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है कि यहाँ स्टेट में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में जानना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्टेट का अलग मतलब क्यों है। तो हम आपकी जानकारी के बता दें कि हम चूँकि इस स्टेट को यानी आर्टिकल 12 को जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल राइट लोगों के जब वायलेट होते हैं, हमारे जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम किसके लिए क्लेम करते हैं? हम कंपनसेशन के लिए क्लेम करते हैं। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंपनसेशन देगा कौन। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है कि हमें उस व्यक्ति की पहचान करनी है जो हमें कंपनसेशन देगा। तो आर्टिकल 12 ऐसे ही लोगों के बारे में बताता है, हर वो व्यक्ति जो कंपनसेशन देगा यानी कंपनसेशन देने के लिए अथराइज है, वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डिफिनीशन में आता है। तो सबसे अहम चीज़ मोटे तौर पे आप बस इतना ही जानिए कि आर्टिकल 12 हर उस ऑफिसर को, हर उस अथॉरिटी को इसके लिए लायबल बनाता है जो कंपनसेशन देता है, और वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है क्या है कि स्टेट के डिफिनीशन में आता है। तो जितने लोग आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है स्टेट के डिफिनीशन में आते हैं, वे सारे लोग जो है लायबल ठहराए जाते हैं। तो हमें उस व्यक्ति को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है, और जितने लोग ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं वे सारे जो है स्टेट के डिफिनीशन में आते हैं। ठीक, तो लेकिन ध्यान रहे कि ये जो स्टेट का डिफिनीशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्ट 3 के पर्सपेक्टिव में है। जो ही पार्ट 3 के बाहर जाते हैं आप, यानी फंडामेंटल राइट जो ही समाप्त हो जाता है, तो ये स्टेट का डिफिनीशन भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अब आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डिफिनीशन है वो एक्चुअल में है क्या, तो बस इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है आर्टिकल जो है 12 में, इसमें यही कहा गया है कि जब तक कोई दूसरा मीनिंग न बताया जाए तब तक स्टेट के अंतर्गत जो है कौन कौन शामिल है, तो भारत सरकार तथा संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल, और भारतीय राज्य के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अधिकारी और अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित हैं। तो अब अगर स्टेट के जो डिफिनीशन आर्टिकल 12 में दिया गया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन अगर हम करें या उसको हम तोड़ें, तो उसमें 4 चीज़ें निकल के आती हैं स्टेट के डिफिनीशन में। कौन कौन से आती हैं ये 4? सबसे पहले क्या आता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी भारतीय सरकार और जो है संसद। दूसरे नंबर पर क्या आता है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। तीसरे नंबर पर कौन आता है, ऑल लोकल अथॉरिटी, सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथे नंबर पर क्या आता है, अदर अथॉरिटी, यानी अन्य प्राधिकारी। तो जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ स्टेट के डिफिनीशन में यही 4 लोग आते हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत ये 4 जो कैटेगराइज किया गया है, 4 तरह के जो लोग आते हैं, तो इसमें देखिए भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, और दूसरा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट
और स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है। इनका अर्थ बिल्कुल क्लियर है। इनका अर्थ वही है जो आप सोचते हैं इनके बारे में। इनको लेके कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन ये तो जो वर्डिंग है आल लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी, ये क्या है? ये डिस्प्यूटेड है। ये अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट तो एक ही है, सब जानते हैं। पार्लियामेंट एक ही है, सब जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ये सब जानते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, इसके बारे में सब जानते हैं। तो यहाँ इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो भी डिस्प्यूट है वो क्या है? ऑल लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी को लेके है। तो बारी बारी से हमको यही जानना है, हमको यही आइडेंटिफाई करना है कि ऑल लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं और अदर अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे? लोकल अथॉरिटी पे। तो देखिए, लोकल अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 है, तो आर्टिकल 12 के अनुसार अगर देखें, आर्टिकल 12 के पर्सपेक्टिव में जो अथॉरिटी शब्द है, तो अथॉरिटी का मतलब ही होता है क्या? कि जिसको लॉ बनाने का, देखिए यहाँ देखिए लॉ, सब लॉ, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, यानी एक ऐसा प्राधिकारी जिसको लॉ, सब लॉ, ऑर्डर और ऑर्डिनेंस ये सब बना क्या करने का? देखिए यहाँ लिखे हैं फॉर्मेशन, पास एंड इन्फोर्समेंट, यानी ये लॉ, सब लॉ, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इनको फॉर्मेशन करने का, इनको जारी करने का और इनके इन्फोर्समेंट का। जिस प्राधिकारी में ये तीनों तरह की शक्ति होती है वो क्या होता है कि वो लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि किसी भी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं, देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि म्यूनिसिपैलिटीज, फिर सेकेंड क्या है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तीसरे नंबर क्या है ग्राम पंचायत, फिर क्या है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। ये एक केस भी है मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। ये जो केस है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नगरपालिका को, म्यूनिसिपैलिटी को जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य माना था। तो ये भी आपकी जानकारी की चीज़ है। अगर कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें नगरपालिका को स्टेट बताया गया, तो वो है मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। दूसरी चीज़ है कि अदर अथॉरिटी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जो आर्टिकल 12 पूरा का पूरा क्या है, केस लॉ है। केस लॉ पे पूरा का पूरा डिपेंड है। लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी में कौन कौन ऑफिसर आते हैं, कौन कौन लोग आएंगे, ये जो है केवल केसों के माध्यम से बताया गया है। हर एक केस पढ़ेंगे तो उसमें एक नया चीज़ आइडेंटिफाई होगा जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट माना जाएगा। तो इस कड़ी में हमने सबसे पहले लोकल अथॉरिटी के बारे में जाना, अब जो है अदर अथॉरिटी के बारे में। तो अदर अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इतना ही जानिए कि जो आर्टिकल 12 में जो लोकल अथॉरिटी के मेंशन करने के बाद जो अथॉरिटी बच जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, अदर अथॉरिटी के अंतर्गत माने जाते हैं। अर्थात वे पदाधिकारी, वे ऑफिसर जो लोकल अथॉरिटी में नहीं आते, वे जो है अदर अथॉरिटी में आते हैं या अदर अथॉरिटी माने जाते हैं। इस कड़ी में आप देखें, ये भी यहाँ पे केस है मद्रास यूनिवर्सिटी वर्सेस शांताबाई। ये जो केस आया था, तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अदर अथॉरिटी पदावली में केवल वे ही अथॉरिटी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो सॉवरेन पावर का या जो है सॉवरेंटी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस केस में ये बताया गया था कि जो विश्वविद्यालय है या जो कंपनी है वो क्या है कि स्टेट के डिफिनेशन में नहीं आते हैं, इसमें ये कहा गया था। लेकिन ध्यान रहे, इसी के बाद से एक दूसरा केस आया था उजमाबाई वर्सेस उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या हो गया था कि ये मद्रास यूनिवर्सिटी वर्सेस शांताबाई के डिसीजन को ओवररूल कर दिया गया था। दूसरा केस उसके बाद से आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल।
ये जो केस है बड़ा चर्चित है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो है आर्टिकल 12 में जो अदर अथॉरिटी शब्द है तो उसमें वे सभी ऑफिसर, वे सभी अथॉरिटी जो संविधान के द्वारा स्थापित किए जाते हैं या और जिन्हें विधि, उपविधि यानी लॉ, सब लॉ आदि बनाने का और उसको इन्फोर्समेंट करने का जो पावर है, तो अगर किसी ऑफिसर में, किसी अथॉरिटी में ये सब पावर है तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डिफिनेशन में आएगा। इसी केस में कुछ चीज़ों को बताया गया था। देखिए किसको किसको बताया गया था ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट। पहला तो बताया गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दूसरा देवासन बोर्ड, तीसरे नंबर पे क्या बताया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथे नंबर पे कहा गया था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कब? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डिफिनेशन में आता है। कब? कि जब वो ऑफिसर के अपॉइंटमेंट करता है, जब किसी को अपॉइंट करता है तो उस समय जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की डिफिनेशन में आ जाता है। ठीक उसी तरह से प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी आर्टिकल 359 में जब क्या करते हैं आदेश जारी करता है, 359 आगे आप पढ़ेंगे, इमरजेंसी में आता है कि राष्ट्रपति जो है नोटिफिकेशन जारी करके, आदेश जारी करके जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है इमरजेंसी के दौरान, तो वो 359 में ही आदेश पारित करता है, तभी जाकर वो सस्पेंशन होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब इस दौरान जब आर्टिकल 359 में अपने पावर को इस्तेमाल करता है प्रेसिडेंट, तो उस दौरान जो है वो भी क्या है स्टेट के डिफिनेशन में आता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद से एक और बढ़िया केस आया ये रमन्ना शेट्टी का। अब देखिए ये रमन्ना शेट्टी का केस है, रमन्ना शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इस केस में क्या हो गया था, तो इस केस में क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या कोई निगम, कॉर्पोरेशन जो है अदर अथॉरिटी में आता है या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया था। क्राइटेरिया क्या कि ये 4 चीज़ें आप देख सकते हैं, ये 4 चीज़ें, ये 4 क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने बताया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई बॉडी या जो कॉर्पोरेशन अगर फुलफिल करता है तो वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है स्टेट के डिफिनेशन में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कि सोर्स, मतलब कि उस निकाय का, उस कॉर्पोरेशन का, उस बॉडी का सोर्स क्या है, उसकी जो है पूंजी का कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है, फंड कहाँ से आता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि नेचर ऑफ वर्क, कि वो जो बॉडी है, जो निकाय है, तो उसका फंक्शनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, पब्लिक नेचर का काम होता है या प्राइवेट नेचर का होता है। तीसरा चीज़ क्या है कि डिपार्टमेंट, क्या उसको कोई डिपार्टमेंट हस्तांतरित किया गया है कि नहीं। और चौथा चीज़ मोनोपोलाई, एकाधिकार, कि क्या उसे जिस डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट का अपने अंदर जितने भी काम होते हैं उस पर उसका एकाधिकार है कि नहीं। तो इन चारों में से अगर कोई भी तत्व अगर किसी अथॉरिटी में साबित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो वह जो है राज्य माना जाता है। ये कौन कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस रमन्ना शेट्टी के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि एक जो है लीगल पर्सनालिटी, एक विधिक व्यक्ति, जैसे कि एक कानूनी निगम, एक सरकारी कंपनी, ये भी क्या है कि स्टेट के डिफिनेशन में आते हैं आर्टिकल 12 के अंतर्गत। इसी केस में, रमन्ना शेट्टी केस में ये कहा गया कि जो है क्या कहते हैं कि कंपनी भी जो क्या है और जो निगम है ये क्या है आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट में माने जाएंगे। नेक्स्ट जो केस आया था वो आया था अजय हाशिया वर्सेज खालिद मुजीब, अजय हाशिया वर्सेज खालिद मुजीब का केस। इस केस में क्वेश्चन ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1988 है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1988 है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, इसलिए वह क्या है आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट मानी जाएगी। जो दूसरा केस आया था अगला, ये है जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या बीसीसीआई
जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें कहा था कि बीसीसीआई को क्या है कि क्रिकेट पे एकाधिकार है, इसलिए वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिरी जो केस है इस कड़ी में, AR अंतुले वर्सेज RS नायक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में जो है 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये निर्धारित किया था कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी जो है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डेफिनेशन में शामिल है। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऐसा केस बताइए जिसमें ये कहा गया हो कि जुडिशियरी भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत डेफिनेशन स्टेट में आती है। तो उसका जवाब होगा AR अंतुले वर्सेज RS नायक का केस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आर्टिकल 12 पर जितनी भी चर्चा हो सकती थी किए। अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 13 पर डिस्कशन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।